वीडियो के स्टार्टिंग में हमको हमारा मेन कैरेक्टर यामाटो दिखाया जाता है और मारपीट के चक्कर में इसको हमेशा पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। उसके बाद हमको एक स्टूडेंट दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा स्मार्ट होता है एंड उसका नाम टूरू होता है, जो कि आते ही यामाटो के फेस में एक जोरदार किक मारता है, बट यामाटो उसके किक को डॉज कर देता है और उसके ऊपर एक पंच मारता है। टूरू उसकी स्किल्स को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस भी होता है। उसके बाद जब वो दोनों पुलिस स्टेशन से निकल रहे होते हैं तब यामाटो टूरू से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमको मेरे से क्या चाहिए, बट टूरू उसकी बातों को इग्नोर करता है और उसको कुछ नहीं बताता। देन सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हमको दो बंदे दिखाए जाते हैं जो कि रूम से एक लेडी को देख रहे होते हैं एंड फिर वो उस लेडी पे अपना मैजिक करते हैं जिसके वजह से उस लेडी की बॉडी पोजेस हो जाती है। देन फिर हमको यामाटो दिखाया जाता है जो कि नहाने के बाद एक तस्वीर को देखता है जिसको देखकर उसको अपनी सिस्टर की याद आती है जो कि एक एक्सीडेंट में मारी गई थी एंड यामाटो भी एक्सेप्ट करता है कि उसकी सिस्टर जलने के कारण मर चुकी है। उसके बाद यामाटो की फ्रेंड जिसका नाम क्योका होता है और वो उसकी क्लासमेट भी होती है जो कि उसका फेवरेट फूड लेके उसके पास आती है एंड फिर क्योका यामाटो को बोलती है कि तुमको अब लड़ाई झगड़ा छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये बाद में तुम्हारे लिए ही मुसीबत पैदा करेगा। और वो कहती है कि आजकल मैं इस शहर में कुछ अजीब सा महसूस कर रही हूँ, जैसे कि ये पूरा शहर ही नकली होगा। हालांकि ये बातें वो अपने मन में बोल रही होती है और वो यामाटो को नहीं बताती और वो उसके रूम से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद यामाटो भी अपने घर से बाहर निकलता है और रोड में टहल रहा होता है। तभी हमको वही पोजेस लेडी दिखाई जाती है जिसपे उन दो छिपे हुए बंदों ने अपना टारगेट सेट किया होता है एंड वो लेडी यामाटो को देखते ही एक्टिवेट हो जाती है और फिर वो यामाटो के पास जाकर उसको चाकू से मारने की प्लानिंग करती है, लेकिन वो डर के मारे हिचकिचा रही होती है और वो सोचती है कहीं वो गलत पर्सन को ना मार दे। उसके बाद हमको वो दो बंदे दिखाए जाते हैं जिनने उस लेडी पे जादू किया था और वो बोलते हैं कि यामाटो को मारना ही पड़ेगा, नहीं तो यामाटो बाद में योदा बन जाएगा और हमारे लिए ये खतरा पैदा करेगा। और वो उस लेडी की माइंड में जोर देते हैं कि उससे यामाटो को जल्दी ही मारना पड़ेगा। और जैसे ही वो लेडी यामाटो को चाकू से मारने वाली होती है बट तभी यामाटो को उसका दुश्मन दिखता है जिसका नाम यूगो होता है, जो कि यामाटो को ताने मारते हुए बोलता है शायद तुम्हें जेल में जाने में मजा आता है, क्यों यामाटो? जिसके रिप्लाई में यामाटो पे गुस्से में बोलता है चल निकलना चूतिए। और वो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पे टूरू आता है और उन दोनों को अपने साथ चलने को बोलता है। यामाटो ये देखकर शॉक होता है कि टूरू ने आखिर यूगो को क्यों बुलाया। देन उसके बाद वो दोनों टूरू को फॉलो करते करते एक गली में पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनका सामना वहाँ के गुंडों से होता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये सब प्लानिंग टूरू की है। उसके बाद यामाटो और यूगो दोनों पार्टनरशिप करते हैं और उन गुंडों को बढ़िया से धो देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो बंदे अचानक से रोबोट में बदल जाते हैं और वो रोबोट यामाटो को और यूगो को मारने लगते हैं। तभी इन दोनों को समझ में आता है कि ये रोबोट हमारी फाइटिंग स्टाइल को और टेक्निक को कैप्चर कर रहे हैं, जिसके वजह से वो रोबोट उन दोनों पे बहुत ही ज्यादा हावी होने लगते हैं। और तभी यामाटो गाना गाते गाते रोबोट पे अटैक कर देता है, जिसके वजह से वो रोबोट समझ नहीं पाते कि यहाँ पे हो क्या रहा है और वो यामाटो के मूव को एनालाइज नहीं कर पाते। एंड दूसरी तरफ यूगो भी रोबोट को घुमा घुमा के मार देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टूरू ने अपना मेन रोबोट जो कि लास्ट के लिए बचाया हुआ था, जो कि आप उन दोनों से फाइट करने वाला था। देन फाइट शुरू होती है और वो रोबोट उन दोनों को मारने लगता है। तभी टूरू उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए बोलता है आखिर तुम गली के आंडू पांडू गुंडे ही हो। इसको सुनने के बाद यामाटो गुस्से में आकर रोबोट के फेस में पाइप मारने वाला होता है, बट रोबोट उसको डॉज कर देता है। और फिर तभी यामाटो एक कोने से दूसरे कोने में कूदकर एक हाईली जंप करके रोबोट के फेस को डिस्ट्रॉय कर देता है और उस फाइट को जीत जाता है। तभी ट्रू बोलता है कांग्रेचुलेशन, आखिर तुमने ये टेस्ट पास कर ही लिया मेरे दोस्तों। देन उसके बाद टूरू यूगो को और यामाटो को अपने साथ बेसमेंट में ले जाता है और वहाँ बहुत ही ज्यादा रहस्य छुपा हुआ है, जिसको देखकर रियू समझ जाता है कि टूरू हमको अंडरग्राउंड फाइट में ले जाना चाहता है। और तभी वो दोनों वहाँ एक रोबोट को देखते हैं, जिसके बाद यामाटो टूरू का कॉलर पकड़ के बोलता है कि आखिर तुम हमको यहाँ क्यों लाए। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ की कमांडर मिनामी को, जो कि रशियन की तरह दिख रही होती है और वो उन दोनों को समझाती है और बोलती है कि तुम्हारा मस्ती करने का जीवन अब खत्म हो चुका है, अब तुम एक योद्धा बनने वाले हो। और फिर वो 3 साल पहले का खुलासा करती है एंड उन दोनों को बताती है कि 3 साल पहले इस पृथ्वी का विनाश हो चुका था और एलियन ने 99% लोगों को मार चुका था। अब बाकी के 1% लोग अब इन शेल्टर में रहते हैं, जिनकी मेमोरी को बिल्कुल मिटा दिया गया है ताकि वो सब कुछ भूल जाए कि पहले क्या हुआ था और वो अपने टाइम के हिसाब से आगे बढ़ सके। एंड हमारे टाउन की रक्षा करने के लिए, ताकि रोबोट और एलियंस हम पे हमला ना कर पाए, हम लोग इधर अपनी खुद की आर्मी बनाने वाले हैं और इस जगह
जगह के यंग पर्सन को इन आर्मी में ज्वाइन करने वाले हैं ताकि हम लोग रोबोट और एलियन से फाइट कर पाए। ये सब सुनने के बाद यामाटो उस आर्मी में ज्वाइन होने के लिए मना कर देता है और बोलता है कि मैं कोई सैनिक नहीं हूँ और उसके पास दूसरे के लिए लड़ाई करने का कोई कारण भी नहीं है। जिसके बाद टूरू डिसाइड करता है कि हमको यामाटो की मेमोरी को रिकवर करना पड़ेगा। मिनामी उसकी बातों में एग्री होती है और अपने सोल्जर को बोलती है कि इसको पकड़ो और ड्यूक के पास ले जाओ। तभी उसकी मुलाकात होती है ड्यूक से, जो कि फूंक मारकर उसकी पूरी लॉस्ट मेमोरी को रिकवर कर देता है। जिसके बाद यामाटो को उसके पूरे पास्ट का फ्लैशबैक आने लगता है, जहाँ पे वो अपने मदर और फादर को एंड अपनी छोटी बहन को देखता है और देखता है कि उस टाइम बड़े बड़े एयरक्राफ्ट और एलियंस वहाँ पे हमला कर रहे हैं। इसके बाद यामाटो अपने घर से बाहर निकलता है और उन एयरक्राफ्ट को ध्यान से देखने लगता है, बट तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और उसका घर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड उस हादसे में उसकी पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी सिस्टर को बचाने जा रहा होता है, एलियन उसके ऊपर पैर रख देता है। अब ये सारी बातें यामाटो को रिकॉल हो चुकी थी और वो काफी ज्यादा रो रहा होता है और गुस्से में बोलता है कि मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कि मिनामी को कमांड रूम से कॉल आती है और बोला जाता है कि दुश्मनों ने हमारे ऊपर फिर से हमला कर चुका है और इस तरफ यामाटो ने भी फैसला कर लिया था कि वो उनसे लड़ेगा। तभी ड्यूक यूगो से पूछता है क्या तुमको भी अपनी मेमोरी रिकॉल करनी है, लेकिन यूगो इस सब के लिए मना कर देता है क्योंकि उसने यामाटो को रोते हुए देखा है। सीन शिफ्ट होता है और यामाटो कमांड रूम में पहुंचता है और वो देखता है कि एक ओल्ड लेडी वहाँ पे बैठी हुई है और वो ओल्ड लेडी बोलती है कि शहर के कुछ लोग यहाँ पे डेली काम करते हैं। देन फिर वो यामाटो को बताती है कि युद्ध के मैदान पर बहुत ही ज्यादा दुश्मन है, जिसके वजह से हमारे पे बहुत ही ज्यादा खतरा आने वाला है और मिनामी ने तुमको भेजने का फैसला लिया है। फिर मिनामी यामाटो को बोलती है कि तुमको पायलट की ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। देन उसके बाद यूगो और यामाटो टुरु के साथ चले जाते हैं एंड वो उनसे बोलता है कि चलो जल्दी से रोबोट के अंदर बैठ जाओ और वो उनको बताता है कि जो ये रोबोट है ये बहुत ही पावरफुल है क्योंकि इसको सिर्फ 3 लोग ऑपरेट करते हैं। यामाटो इस रोबोट में मूवमेंट और एक्शन करेगा एंड यूगो सारा डिफेंस संभालेगा एंड मैं इसका रेडार और स्किल्स मैनेज करूंगा। तभी ड्यूक आके बोलता है क्या ये 3 नमूने यहाँ कुछ कर सकते हैं। उसके बाद उनकी एंट्री हो जाती है बैटलफील्ड में, जिसको देखकर यामाटो बोलता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ही स्लो है यार। तब मिनामी उनको बताती है कि तुम तीनों को अलग अलग रोबोट में सेपरेट हो जाना चाहिए। यामाटो ये बात सुनकर तो हैरान हो जाता है कि ये रोबोट 3 हिस्सों में बढ़ सकता है। तब ट्रू उसको बताता है कि हाँ ये रोबोट 3 पार्टों में बढ़ सकता है और इसको 3 लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद बैटलफील्ड में उनके बहुत ही ज्यादा एनिमी वहाँ आ जाते हैं। उनके अकेले रोबोट को वहाँ के एनिमीज ने घेर लिया था, जो कि कंटिन्यूअस रोबोट पे अटैक कर रहे होते हैं एंड उनके आर्मी का कैप्टन उस रोबोट को ये बोलता है कि अगर तुम वहाँ से जिंदा बाहर निकल गए देन तुम और मैं साथ में बैठकर डिनर करेंगे। जिसको सुनने के बाद वो रोबोट अपनी गन निकालता है एंड अपने सारी एनिमीज को मार देता है। हालांकि उसके दुश्मनों की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है। तभी हम देखते हैं कि एनिमीज उनके कैप्टन को गोली मार देते हैं एंड फिर फाइनली बैटलफील्ड में एंट्री होती है हमारे 3 मेन सोल्जर की एंड वो अपनी टीम को बैकअप देने के लिए पहुंच जाते हैं। उसके बाद तीनों अपने रोबोट को आसमान की तरफ ले जाते हैं और यामाटो बोलता है कि हमको एक दूसरे के साथ अपना रोबोट मर्ज करना चाहिए। इसके रिप्लाई में यूगो बोलता है साला मेरे को तो मर्ज करना आता ही नहीं है। फिर यामाटो मनामी से बोलता है क्या तुम ये कर सकती हो। इसके रिप्लाई में मनामी बोलती है कि सॉरी, क्योंकि तुम ही रोबोट के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। देन ट्रू उनको बोलता है कि तुम उन सबको याद करो जो कि तुम्हारे साथ पहले हुआ था। उसके बाद फाइनली वो तीनों रोबोट एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं। उसके बाद 2 एनिमीज उनके रोबोट के पास आ जाते हैं। जिसके बाद यामाटो सोचता है कि इन दोनों को तो मैं अपने तलवार से ही काट दूंगा। देन फिर यामाटो ट्रू को रेडी होने का सिग्नल देता है और वो तब तक वेट करते हैं जब तक दोनों दुश्मन उन पे गोली ना चलाए और ये उन दोनों की चाल थी ताकि वो दोनों एनिमीज एक दूसरे में गोली चला के मर जाए। देन उसके बाद उनका रोबोट काफी तेजी से जमीन के ओर गिर रहा होता है और उनकी सेफ लैंडिंग इम्पॉसिबल थी यार और वो बहुत ही तेजी से क्रैश हो जाते हैं। बट उनको देखकर सबके सब सरप्राइज होते हैं कि यामाटो ने आखिरकार इस रोबोट को कैसे संभाल लिया यार। और वो रोबोट खड़ा होता है बिना किसी डैमेज के। उसके बाद यामाटो अपने कैप्टन को बोलता है कि आप पीछे हट जाओ, अब मैं लड़ाई करूंगा। बट कैप्टन को यकीन नहीं हो रहा होता है कि सिंगल रोबोट आखिर कैसे लड़ाई करेगा और वो भी कंटिन्यूअस इतने सारे एनिमीज से। इम्पॉसिबल डूड। तभी उनका सेंट्रल बेस उनके लिए एक और वेपन भेजता है जिसको उनका रोबोट लपक के पकड़ लेता है और वो वेपन एक बहुत ही बड़ी गन होती है। देन उसके बाद उनके एनिमी उन पे अटैक करते हैं, लेकिन यामाटो अपने रोबोट के साथ जंप करता है और उनके अटैक को डॉज कर देता है और उसके बाद वो अपने एनिमीज में फायर करता है। तभी हम देखते हैं सारे एनिमीज मिलकर उनके रोबोट को डैमेज कर देते हैं। मिनामी देखती है और बोलती है इनकी बैंड की टन टन। जिसके बाद यामाटो सॉरी बोलता है अपनी चूक के लिए। उसके बाद यामाटो एक पावरफुल अटैक करने वाला होता है
तभी वो ओल्ड लेडी बोलती है कि शायद से यामाटो घबरा रहा है, जिसके रिप्लाई में मनामी बोलती है कि नहीं, उसके पास एक प्लान है। जिसके बाद यामाटो अपने रोबोट के साथ आसमान में उड़ जाता है एंड अपने रोबोट को फुल चार्ज करने के बाद वो एक पावरफुल अटैक करने जाता है। जिसके बाद वहाँ बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उनके सारे एनिमीज मारे जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है एक बहुत ही बड़े रोबोट की, जो कि यामाटो की टीम को चकमा देकर उनके शेल्टर के ओर बढ़ रहा था। बट तभी यामाटो अपने रोबोट से तलवार को निकालता है और जमीन में गाड़ देता है और अपने लेफ्ट हैंड से तलवार को पकड़ के घूमने लगता है ताकि उनकी स्पीड उससे 2x हो जाए। काफी तेज घूमने के बाद वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और जायंट रोबोट पे क्रैश कर जाता है। और फिर यामाटो अपनी स्पेशल टेक्निक्स को यूज करता है, अपनी दोनों स्वॉर्ड को बाहर निकालकर सारी एनर्जी को कैप्चर करने के बाद वो जायंट रोबोट के पेड़ को धड़ से अलग कर देता है एंड फाइनली वो ये फाइट को जीत जाते हैं। एंड ये होने के बाद रियो तो रोने लगता है, बोलता है मम्मी मैंने ये कर दिखाया। एंड सब अपनी विक्ट्री को एंजॉय करते हैं। बट मनामी कहती है कि अब एलियन की नजर हम पे पड़ चुकी है और वो हमको एक एक कर ले जाएंगे। एंड दूसरी तरफ हमको एनिमीज दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो अपनी रानी से पूछ रहे होते कि तुमने हमको इस लड़ाई में क्यों भेजा। जिसमें क्वीन उनको बताती है कि अभी मेरी बच्ची बहुत छोटी है एंड मेरे को पता है कि यहाँ पे ह्यूमन अभी भी एग्जिट करते हैं, तो मेरे को यामाटो का खून चाहिए ताकि मैं उसको अपनी बच्ची को दे पाऊँ। देन सीन शिफ्ट होता है और हमको यामाटो दिखाया जाता है जो कि अपने मन में बोल रहा होता है कि इस बात को मेरे को सीक्रेट रखना पड़ेगा और किसी को भी ये बात नहीं बतानी। तभी उसकी फ्रेंड क्योका उसको पीछे से मुक्का मारती है और वो दोनों स्कूल में पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो अपने न्यू क्लासमेट का वेलकम करते हैं जिसका नाम रेजी होता है। एंड फिर हमको रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सबके सब एक बुजुर्ग महिला के रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमको स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कियोको सबको बता रही होती है कि इस शहर में कुछ तो बात छुपी है यार। उसके बाद हमको एक सीरियल किलर दिखाया जाता है जो कि एक बंदे का पीछा कर रहा होता है अपने फेस को ढककर, और वो कैमरे के सामने अपने आगे वाले बंदे को मार देता है यार। इसका मतलब ये है कि वो वहाँ की सिक्योरिटी को खुली चुनौती दे रहा है। उसके बाद हमको मनामी दिखाई जाती है जो कि बहुत ही थक चुकी थी एंड अपनी बॉडी में ड्रग्स को इंजेक्ट कर लेती है। तभी वहाँ पे ट्रू आता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिसका रिप्लाई मनामी नहीं दे पाती और वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद ट्रू उसको पकड़ लेता है। देन हमको स्कूल का सीन दिखाया जाता है और उनका जो टीचर होता है वो काफी पॉपुलर होता है गर्ल्स के बीच में क्योंकि वो होता है इतना स्मार्ट है। और जो रेड हेयर वाली लड़की होती है वो अपने टीचर को इनवाइट करती है वीकेंड के लिए बाहर। तभी उसका टीचर रिप्लाई करता है कि मेरा ऑलरेडी किसी और के साथ प्लान है आज का, बाय बाय। देन उसके बाद हमको रियोगो और यामाटो दिखाए जाते हैं और वो दोनों अपनी स्कूल को छोड़कर बाहर के लिए निकल जाते हैं। एंड फिर हमको करली हेयर वाला बंदा दिखाया जाता है जो कि अपनी स्कूल में काफी बुली हुआ करता था और रेड बालों वाली लड़की ने ही उसको ये बोला और वो भी उसके दोस्तों के सामने। तभी यामाटो ने रियो के मुंह से सुना कि उनके किसी ऑफिस वर्कर की हत्या कर दी गई है एंड जो एलियन प्रिंसेस होती है वो यामाटो को अपनी प्लानिंग के साथ फॉलो कर रही होती है। फिर यामाटो और युगो अपने अपने रास्ते कट लेते हैं एंड तभी प्रिंसेस उसको मारने के लिए जा रही होती है। बट तभी यामाटो का कॉइन नीचे गिरता है और वो उसको उठाने के लिए जा रहा होता है और वो प्रिंसेस एक बार फिर से अपने अटैक को मिस कर देती है एंड वो प्रिंसेस कई बार यामाटो को मारने की कोशिश करती है बट वो अपने हर अटैक को मिस कर देती है। अब फाइनली यामाटो को मारने के लिए उसके पास परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी, बट जैसे यामाटो उसकी वॉइस सुनता है वो पीछे मुड़ता है और उसको बोलता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, जिससे वो प्रिंसेस डर जाती है और यामाटो को अपना नाम बताती है एंड उसका नाम असूना होता है। तभी हम देखते हैं उसके कान में एक चिप लगी होती है जो कि उसको बताती है कि यामाटो के सामने कुछ भी बहाना मारो और बोलो कि तुम उसको पसंद करती हो। देन असूना भी यामाटो को बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनने के बाद यामाटो तो शॉक हो जाता है। उसी टाइम वहाँ पे क्योको भी पहुंच जाती है और यामाटो को बोलती है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तुम इस लेडी के इतने करीब क्यों हो। ये देखने के बाद क्योका यामाटो में काफी ज्यादा गुस्सा भी होती है और उसे बोलती है कि तुम एक नंबर के चीटर हो एंड यामाटो चुपचाप उसकी बातें सुन रहा होता है। लेकिन तभी असूना के ऑब्जर्वर को ये रियलाइज होता है कि इसने ये सब बोलकर गलती कर दी है और वो उसको बोलता है कि अपने ड्रामे को कंटिन्यू रखो कि तुम उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हो। एंड फिर वो अपने ऑब्जर्वर की बात मानती है और यही बोलती है। उसके बाद यामाटो उन दोनों को छोड़कर वहाँ से कट लेता है। देन फिर यामाटो एक मीटिंग में जाता है जहाँ पे पूरे पायलट बैठे होते हैं और मिनामी उनको बताती है कि हमारे 3 पायलट की हत्या हो चुकी है और वो किलर और कोई नहीं यहाँ के एलियंस है। एंड वो बोलती है हमारे बेस के बंदे पे किसी बाहर के एलियन ने जादू किया हुआ है। मीटिंग खत्म होने के बाद टूरू मिनामी से पूछता है क्या तुम अब ठीक हो, और मिनामी बोलती है तुम मेरी चिंता मत करो एंड किलर का पता लगाने में ध्यान दो। एंड फाइनली असूना का शरीर वो एलियन
एलियन राजकुमारी छोड़ देती है एंड वो उठती है और बोलती है कि मेरे को जल्द से जल्द अपने काम को अंजाम देना पड़ेगा और फिर अपने घर लौटना होगा। एंड उसका लक्ष्य था अपनी माँ का बदला लेना। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमको असुना दिखाई जाती है जो कि उड़ जाती है और वो समझ जाती है कि वो पोजेस है एलियन के जादू से। के बाद यामाटो की टीम और उसका रोबोट निकल पड़ते हैं अपने मिशन के लिए। देन उसके बाद यामाटो को डॉर्फी से मिलवाया गया जिसको ड्यूक ने युद्ध के समय यामाटो की हेल्प करने के लिए बनाया गया है। एंड वो यामाटो को बताती है कि दूर खड़े एनिमीज को कैसा मारा जाए। उसके बाद वो उसको पूरे सिस्टम के बारे में समझाने लगती है और यामाटो की टीम बैटल में घुस जाती है और रश कर देती है अपने सारे एनिमीज पर। बट जो उनके एनिमीज होते हैं वो लॉन्ग रेंज तक उनको मारने लगते हैं। तभी उनके बेस यामाटो को उसका फेवरेट वेपन यानी कि उसका गन भेज देते हैं। उसके बाद यामाटो फ्लाई करता है और अपने 3 एनिमीज को मजे मजे में मार देता है और यामाटो कंटिन्यूअसली उनको मार रहा होता है। बट उसकी गन की रेंज इतनी लंबी नहीं थी कि वो उनकी एनिमीज को डैमेज कर पाए। एंड एनिमीज कंटिन्यूअसली यामाटो पे फायर कर रही होती है और उसके बाद जितने भी एनिमीज रोबोट होते हैं वो सब मिलकर एक बड़ा एनिमीज रोबोट बनाते हैं और यामाटो पर फायर करने लगते हैं। एंड यामाटो वहां से डॉज कर भाग जाता है और उसको समझ नहीं आता कि क्या करूं। तभी डॉर्फी उसको एक सजेशन देती है और बोलती है कि हमको अपने रोबोट को लॉन्ग रेंज में बदलना होगा, उसके लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ जाएगी। जिसको सुनने के बाद यामाटो समझ जाता है और डॉर्फी का सजेशन लेता है एंड रोबोट एक बहुत ही बड़े तोप में बदल जाता है। एंड यूगो यामाटो को गोली चलाने को बोलता है लेकिन तभी टुरू ने यामाटो को याद दिलाया कि तुम्हारे पास बस एक ही गोली है, इसलिए अपने रडार को और अपने रेंज को परफेक्ट एम में रखना और तभी निशाना साधना। बट तभी हम देखते हैं कि उनका कैप्टन अपनी न्यू टीम के साथ उनका सपोर्ट करने के लिए आ जाता है एंड यामाटो को भी पता चल जाता है कि उनका कैप्टन आ चुका है। एंड देन वो पूरी एनर्जी को कैप्चर करता है और एक बहुत ही तगड़ा शॉट मारता है जिसको देख के लग रहा होता है कि यामाटो ने अपना ये फायर मिस कर चुका है। बट नहीं, यामाटो ने हॉरिजॉन्टली उसको फायर किया था जिससे उसके सारे एनिमीज एक एक कर मर जाते हैं। एंड तभी ट्रू बोलता है कि यही वो कारण है जिस वजह से हमने यामाटो को चुना, क्योंकि उसने अपनी टेक्निक और अपना माइंड का बखूबी इस्तेमाल किया है हर बैटल फील्ड में। देन नेक्स्ट मॉर्निंग यामाटो अपने स्कूल के लिए जा रहा होता है। तभी उसको असुना मिलती है और वो उसको बोलती है कि तुम मेरे से दूर हो जाओ। फिर ट्रू भी अपने घर को लौट आता है और अपनी आम जिंदगी जीने लगता है। एंड फिर उसको रियलाइज होता है कि ये वही शहर है जहाँ पे सब ने अपने अपने परिवार वालों को खो चुका है एंड उन सब ने अपनी न्यू फैमिली क्रिएट कर चुकी है। इस तरफ हमको यामाटो और असुना दिखाए जाते हैं एंड जो असुना होती है उसकी बॉडी पे राजकुमारी का फिर से प्रवेश हो चुका था, यानी कि असुना फिर से पोजेस हो चुकी थी। देन फिर यामाटो उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तभी असुना के ऑब्जर्वर उसको बोलते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी तुम मिस मत करो और अपना नाइफ निकालो और यामाटो को जल्दी मार दो। उसके बाद असुना और यामाटो को मारने जाने वाली होती है पर तभी वो अपना नाइफ नीचे गिरा देती है क्योंकि क्योका उनको छुपके से देख रही होती है। देन यामाटो वहाँ से चला जाता है और तभी उनके क्लास टीचर को असुना का वो नाइफ मिलता है और वो उसको उठाता है और सोचता है ये नाइफ यहाँ किसका है। उसके बाद हमको रेजी दिखाया जाता है जो कि अपनी क्लास खत्म करने के बाद वो अपने फादर के ऑफिस पहुंच जाता है जहाँ की उसके फादर काम करते थे और उसके फादर एक साइंटिस्ट थे। एंड अपने बेटे को एक अच्छा पायलट बनाने के लिए उसके फादर ने ये अपना सपना बना रखा था, लेकिन तभी रेजी अपने फादर को फोर्स ना करने को बोलता है क्योंकि वो अपने फादर की जरूरत को पूरा नहीं कर सकता है। तभी रेजी के फादर एक मैजिक करते हैं और जो रेजी की कैट होती है जिसको वो अभी रोड से पकड़ के लाया है वो भागते भागते एक रोबोट के अंदर आ जाती है और रेजी भी उस रोबोट के अंदर घुस जाता है। तभी रेजी के पापा उस रोबोट को ऊपर से लॉक कर देते हैं एंड उसको बैटल में भेज देते हैं। देन यामाटो असुना को बुलाता है और उसको बोलता है कि हालांकि मैं स्मार्ट हूँ बट मेरे को रोमांस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और तुम भी अब से मेरा पीछा करना छोड़ दो। और वो बोलता है कि मेरे को अपने जीवन का लक्ष्य मिल चुका है और मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ। ये सब सुनने के बाद वो रानी जो असुना के अंदर अभी भी है और इस बात पे डाउट करने लगती है और अपने मन में बोल रही होती है क्या ये दो जातियां आपस में रह सकती है। और वो रानी अपनी माँ को ये बात बताती है जिसमें कि एक बार उसकी माँ उसको ये बात बताती है कि दोनों जातियां कभी भी एक साथ नहीं रह सकती और अगर वो उसकी आज्ञा का पालन करती रहेगी तो वो उसको माफ कर देगी। एंड इस तरफ रेजी अपने बैटल ग्राउंड में फाइट को लड़ रहा होता है जहाँ रेजी को इस बैटल के लिए मजबूर किया गया है। एंड जैसे ही रेजी उसको अटैक करने वाला होता है तभी उसका अपोनेंट एक जोरदार वार करता है जिसके वजह से उसकी बिल्ली रोबोट से बाहर गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है, जिसका आरोप रेजी अपने पिता पे लगाता है और बोलता है ये सब आपकी वजह से हुआ है। एंड उसके फादर बोलते हैं बिल्ली की मौत रेजी की ना लड़ने की वजह से हुई है। उसके बाद हमको बताया जाता है कि कई सालों पहले रेजी की फादर की डेथ हो चुकी है एलियंस के हमले से एंड इसने एलियन के हमले से अपना पूरा परिवार खो चुका है। एंड उस टाइम जो रेजी का नकली फादर होता है वो उस हॉस्पिटल में काम करता था और
रेजी को बचाने की कोशिश कर रहा था। एंड रेजी वो बंदा था जो लाखों लोगों के बीच में जिंदा बच गया है। एंड उसके पिता का मानना था कि रेजी एक चमत्कार है। हालांकि समय के साथ रेजी दुनिया से अलग हो चुका था और किसी भी गॉड्स को मानने से इनकार करता था और चुपचाप अपने वाल को देख रहा होता है। तभी वहाँ सब डॉक्टर आते हैं एंड वो अपनी आवाज से ही पूरे सामान को इधर उधर फैला देता है, जिसको देखने के बाद वो सब शॉक हो जाते हैं। एंड जो लैब के डॉक्टर होते हैं उनने कुछ और नया डिस्कवर करने के लिए सोचा, जिसके बाद वो बहुत सारे बंदों को एक रूम में बिठाते हैं एंड सबका माइंड चेक करने लगते हैं। और उसके वार्ड में एक बंदा होता है जो सब बंदों को मार रहा होता है और वहाँ से भाग रहा होता है। बट तभी रेजी अपनी पावर से उसको रोक देता है और उसे बोलता है, हाँ भाई पांडु कहाँ जा रहा है। जिसके बाद डॉक्टर ने उनके दिमाग की जांच की, जिसमें पता चलता है कि जैसे इनने अपने दिमाग का यूज किया, इनका दिमाग विकसित हो गया है और इनकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड अब सीन्स प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जिसमें दिखाते हैं कि रेजी का ट्यूमर अब डिस्पेयर हो चुका है, जिसमें उसका साथी बताता है कि यूइची एक वो बंदा है जिसने बैटल ग्राउंड में अपना ट्यूमर हटा चुका है। एंड फिर हमको दिखाया जाता है जहाँ पे रेची का रोबोट और उसके साथी अपने एनिमीज को मारने लगते हैं और जहाँ पे रेची डिसाइड करता है मैं अपने गुस्से को मोटिवेशन में बदलूंगा और इन सबको मार डालूंगा। एंड रेजी अपनी पावर से उस रोबोट को अकेला ही कंट्रोल कर रहा होता है। एंड यामाटो की टीम के अपोजिशन में जो एनिमीज होते हैं, री एक वार में ही उन तीनों को खत्म कर देता है एंड वो बहुत ही ज्यादा एनिमीज को मार देता है, जहाँ पे उसको रियलाइज होता है कि मैंने ये कैसे कर दिया। एंड ये देखने के बाद डॉक्टर बोलता है जब इस पे इतनी पावर है तो इसको बैटल ग्राउंड में लड़ना चाहिए और मानवता की रक्षा करनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर मनामी से मिलने के लिए बेस में जाता है। उसके बाद डॉक्टर जो रिएची पे उसने रिसर्च किया था वो सब मनामी को और उसके ऑर्गेनाइजेशन को दिखाता है। इसके रिप्लाई में मनामी बोलती है ह्यूमन में रिसर्च करना बहुत ही गलत बात है, लेकिन तभी डॉक्टर बोलता है कि तुमने यामाटो को भी तो इसमें ज्वाइन किया है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है वो डॉक्टर को ये सब करने की परमिशन दे देता है। अब आगे रेजी अपने कैट के बारे में सोच रहा होता है और बोलता है कि मैं उसको नहीं बचा पाया। उसके बाद वो एक न्यू कैट को अडॉप्ट करता है। उसके बाद हमको यामाटो दिखाया जाता है जिसको उसके टीचर ने बुलाया था, जो उसको बोलता है हाँ भाई लाडले क्या बात है। लेकिन तभी राजकुमारी उसको टोक देती है और उसके आगे खड़े होके यामाटो को वहाँ से जाने को बोलती है। एंड वो उसको बताती है कि मैं एक एलियन हूँ और यामाटो मेरा टारगेट है। लेकिन टीचर को नफरत थी कि उसको बीच में कोई टोके। तभी उसका बॉडी गार्ड आके उस टीचर को मार देता है और बोलता है अरे ये तो एक ही टपली में मर गया। सीन शिफ्ट होता है और हम एक बंदे को देखते हैं जिसको बाकी लोग बहुत ही ज्यादा बुली कर रहे थे और वो बंदा और कोई नहीं करली हेयर वाला बंदा होता है। देन यामाटो का ग्रुप आगे आकर उसकी हेल्प करता है और उन लॉन्डो को बढ़िया करके पीट देते हैं। उसके बाद रिगो उस बंदे को पकड़ता है और बोलता है इस बंदे को तो मैंने कहीं देखा है। अच्छा ये तो वही उल्लू का पट्टा है जो बस में फोन चला रहा था और बूढ़ी औरत को और उसके छोटे बच्चे को सीट में बैठने से मना कर रहा था। अब आया ना मेरे हाथ में, अब बताता हूँ साले को। उसके बाद रियोगो उससे उसका गैंग लीडर का नाम पूछता है, पर तभी वहाँ पे ट्रू आकर रिवील करता है उसका गैंग लीडर का नाम। तब रिवील होता है उनके ग्रुप का लीडर और कोई नहीं बल्कि वही लाल बालों वाली लड़की है जिसका नाम जुन होता है, जो कि यामाटो के क्लास में पढ़ती है। लेकिन जैसे ही उसके गैंग के बंदे रियोगो और यामाटो को मारने वाले होते हैं, तभी वो दोनों उन सब का किस्सा खत्म कर देते हैं। एंड फिर रियो जुन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी जुन उसके फेस में एक जोरदार किक मार के उसे दूर गिरा देती है। रियोजी ये सब देखकर शॉक होता है और उसको फाइट रोकने को बोलता है। उसके बाद जुन अपनी पूरी कहानी एक्सप्लेन करती है और बताती है कि मैं अपने पास्ट में बहुत ही ज्यादा बुली हुआ करती थी क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा क्यूट थी, लेकिन जैसे ही मैं ब्यूटी कॉन्सर्ट में जाती हूँ और वहाँ विन करती हूँ, देन उसके बाद जो भी बंदे थे जो उसको बुली करते थे वो सब उसके बॉडीगार्ड बन जाते हैं एंड उसको हर उस बंदे से प्रोटेक्ट करते थे जो बंदे जुन को बुली किया करते थे। एंड जुन ने अपनी बॉडी गार्ड्स को शहर में होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में भी बताया था और वो बोलती है तुम 4 लड़के कहाँ छुपे रहते हो एंड तुम तीनों हमेशा रिजी को छोड़ के अकेला कहाँ चले जाते हो। जिसमें रिजी उन तीनों को डिफेंस करता है और बोलता है कि वो तीनों के तीनों अडल्ट फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं। उसी टाइम वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है और वो चारों बंदे कुछ बहाना मार के वहाँ से निकल जाते हैं एंड वो सब बेस में पहुंच जाते हैं और 2 रोबोट के लेके बैटल फील्ड के लिए निकल जाते हैं। एंड हमको पता चलता है जो यामाटो की इंस्ट्रक्टर होती है वो कोई दूसरी लेडी होती है। एंड फिर वो अपने कमांडर के पास लैंड करते और उनकी कमांडर 2 रोबोट को ले जाने के लिए बोलती है एंड वो बताती है कि हमारा मिशन है उन एलियंस को मारना जिनने हमारे बेस में तोड़फोड़ मचाई है। एंड दूसरी तरफ रेजी पीछे रहकर अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए जाता है क्योंकि उसकी गन की रेंज यामाटो की गन की रेंज से ज्यादा थी। एंड तभी रेजी आगे बढ़ता है और उसको उनके छोटे दुश्मन घेर लेते हैं। एंड इस तरफ यामाटो अपने गन वाले दुश्मनों से लड़ रहा होता है। तभी यामाटो देखता है कि रेजी को बहुत ही ज्यादा एनिमीज ने घेर लिया है और उसको मार रहे हैं। तभी यामाटो अपनी तोप को खोलता है और सारे एनिमीज को मार देता है और रेजी को बचा लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं एनिमी मदरशिप बहुत ही ज्यादा एनिमीज को ड्रॉप करने लगती है एंड रेजी और यामाटो की टीम को जीतने के लिए मदरशिप में फायर अटैक करने की जरूरत थी, बट तभी वो देखता है कि उसके आसपास तो फायर पावर है ही नहीं। तभी हम देखते हैं कमांड सेट
सेंटर ने यमाटो के लिए अपना बेस्ट वेपन बजूका भेजा, जिसको यूज करने के लिए यमाटो फ्लाई करता है एंड अपने हथियार को पकड़ता है और मदरशिप में एम लगाने लगता है। उसी टाइम कुछ बग्स आते हैं उनके प्लान को फ्लॉप करने के लिए, बट तभी रेजी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और सारे कीड़ों को मार देता है ताकि यमाटो एक परफेक्ट निशाना लगा पाए। देन फिर यमाटो एक परफेक्ट निशाना लगा के मदरशिप को मार गिराता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे बग्स और जो वहाँ का वेस्ट होता है वो आपस में मिल जाता है। देन यमाटो भी अपने एआई से पूछता है कि तुमको कुछ पता है इसके बारे में, जिसमें वो बताती है कि तुमको उसको एक जोरदार किक मारनी पड़ेगी। देन फिर यमाटो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और दौड़ता है उसको किक मारने के लिए एंड फिर यमाटो उसकी लोअर बॉडी को डैमेज करते हुए ऊपर तक पूरा खत्म कर देता है, जिसको देखने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है और सबके सब यमाटो के आइडिया से सरप्राइज होते हैं कि इसने कैसे ये सब कर लिया। एंड इस तरह मनामी और ड्यूक आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार एनिमीज ने हमारे सीक्रेट लोकेशन कैसे ढूंढ ली। इसका मतलब ये बात साफ है कि उनके टीम में कोई ना कोई तो जासूस है। एंड फिर मिनामी ने अपने शहर को रिकॉलेक्ट करने की बात की क्योंकि उसे पता चल चुका था कि एनिमीज हमारे लोकेशन से अब बहुत ही पास है एंड वो हम पे कभी भी हमला कर सकते हैं। उसके बाद जून की ग्रे हेयर वाली दोस्त ने कर्ली हेयर वाले लड़के से बात करने की कोशिश की एंड वो उसको बोलती है कि तुमको टीचर से बात करनी चाहिए एंड उनसे एडवाइस लेनी चाहिए, लेकिन उसको उस लड़की की कुछ भी बात पसंद नहीं आती। तभी उसके पास वो पढ़ाकू बच्चा आता है और उसको बोलता है क्या हाल है लाडले। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमको मनामी दिखाई जाती है जो कि अपनी टीम के साथ एक मीटिंग कर रही होती है एंड उनको बताती है कि मेरे को अपना रोबोटिक हार्ट ठीक करना है एंड हमको अपनी सिटी को एक सेफ लोकेशन में ले जाना पड़ेगा, जहाँ हमें पता चलता है कि उनके पास एक बहुत ही बड़ी शिप है जो कि 12 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एंड वो बोलती है किसी ने पहले से प्लानिंग करके रखी है कि ह्यूमैनिटी फिर से फाइट करे और फिर वो बोलती है ये सब प्लानिंग करने वाला बस एक ही बंदा हो सकता है, ब्लॉन्ड कमांडर। एंड उनकी टीम के पास इतने रिसोर्स नहीं थे जिससे वो एक न्यू बैटलशिप बना पाए। देन फिर मिनामी उस पे भरोसा करती है ताकि ये उनकी कुछ हेल्प कर पाए, बट उनके पास सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि उनके अंडरग्राउंड शहर को ऊपर कैसे लाया जाए एंड ये सब करने के लिए उनको कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा। देन हमको कर्ली हेयर वाला बंदा दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि वही टॉपर उस बंदे का हाथ रिपेयर कर रहा था क्योंकि उस बंदे के फादर रोबोट इंजीनियर थे जिनसे उसने भी कुछ चीज सीखी थी कि रोबोट को रिपेयर कैसे करते हैं। और वो टॉपर जानता था कि ये बंदा जानबूझकर अपने आप को बुली होने देता है ताकि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा सके, और टॉपर ये भी जानता था कि ये सारी सिटी नकली है। इस तरफ कमांडर फिर जुन से मिलता है, हालांकि वो थोड़ा हिचकिचा रहा होता है बट उसको बताता है कि ये शहर पूरा नकली है, जिसमें कि उसका भी इंटरेस्ट आने लगता है और वो और बातें जानने के लिए बोलती है। उसके बाद हमको वो दोनों बंदे दिखाए जाते हैं जो कि अंडरग्राउंड बेस का रास्ता खोलते हैं। इस तरफ कमांडर जॉन को बेस में ले जाता है और उसको बताता है कि तुमको भी सिलेक्ट कर लिया गया है एज अ पायलट। एंड तभी ड्यूक भी उन दोनों बंदों से मिलता है और देखता है जो टॉपर बंदा होता है उसको काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है रोबोटिक में, जिसको देखकर ड्यूक काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और सोचता है कि इन दोनों को भी अपनी टीम में ज्वाइन कर लेना चाहिए। देन उसके बाद एक अलार्म बजता है जिसमें पता चलता है कि उन पे फिर से अटैक हो चुका है। देन यामाटो और उसका पूरा ग्रुप भागते हुए जाता है एंड अपने रोबोट में बैठ जाते हैं। तभी यामाटो जमाए ले रहा होता है क्योंकि उसको नींद आ रही होती है, बट तभी अटैक का अलार्म बज चुका था। एंड हम नोटिस करते हैं कि उनके ग्रुप में रेजी तो है ही नहीं, जिसमें हमको बताया जाता है कि उसको किडनैप कर चुका है और वो भी उस बंदे ने जिसने उनके पहले के पायलट को मारा है। और वो बंदा रेजी को बोलता है कि तुम लोगों का इस धरती में रहना अब बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अब कमांड सेंटर से यामाटो के लिए एक बड़ी सी तलवार भेजने का फैसला लिया गया। उसी बीच आसमान से उसको फेंका जाता है एंड यामाटो लपक के उसको फिर से पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं यामाटो के सामने एक काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। देन यामाटो अपनी स्वार्ड से उस पे अटैक करता है, बट उस मॉन्स्टर का कवच उसको पूरा प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद यामाटो अपनी बेस्ट टेक्निक का यूज करता है एंड अपनी पावर को फुली चार्ज करने का फैसला लेता है। बट उस टाइम पे उसके एनिमीज भी उस पे हमला कर रहे होते हैं, बट यामाटो उनसे बच रहा होता है क्योंकि उसको अपनी स्वार्ड 100% चार्ज करनी थी। और जैसे ही उसकी स्वार्ड 100% चार्ज होती है तभी यामाटो सोचता है ये अभी काफी नहीं है, जिसके बाद यामाटो उसको 200% चार्ज करने का सोचता है और उसके जो टीममेट होते हैं वो उसको ये करने को मना करते हैं, बट यामाटो उनकी बात को नहीं मानता एंड उसका रोबोट भी काफी ज्यादा हीट हो जाता है। उसके बाद यामाटो आगे बढ़ता है और उस मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है, जिसके बाद ट्रू बोलता है ये फाइट तो काफी जल्दी खत्म हो गई यार। इस तरफ जून जो फाइटिंग देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस होती है एंड इस तरफ मनामी ने यामाटो को डांटने का फैसला किया क्योंकि वो उसकी लापरवाही वाली लड़ाई से काफी ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि उसका रोबोट भी काफी ज्यादा हीट हो चुका था। देन मिनामी ड्यूक को बोलती है तुम बुकवॉर्म को बुलाओ और इस टीम में ज्वाइन करवाओ, यानी कि वही टॉपर जिसका नाम बुकवॉर्म होता है। देन मिनामी को रियलाइज होता है कि बुकवॉर्म तो वही बंदा है जिसके फादर ने यामाटो के रोबोट को बनाया है। देन फिर यामाटो पायलट की बेटी से मिलता है जिसकी हत्या कर दी गई थी एंड यामाटो उससे
बात करने के लिए बैठता है, लेकिन तभी वो लड़की वहाँ से उठकर घर के तरफ भाग जाती है। तभी हम देखते हैं जो क्रिमिनल होता है वो यमाटो का पीछा कर रहा होता है एंड फिर वहाँ पे प्रिंसेस आ जाती है, यानी कि वही असुना जो कि यमाटो को उस क्रिमिनल से प्रोटेक्ट करती है। एंड यमाटो को भी एहसास होता है और वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि जो क्रिमिनल होता है वो प्रिंसेस को बोल रहा होता है कि मेरे को रॉयल फैमिली से बहुत ही ज्यादा नफरत है क्योंकि उनने हम पे बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया है। एंड फिर वो ट्रांसफॉर्म होता है और एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। तभी यमाटो प्रिंसेस को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर के फेस में लात मारता है। तभी मॉन्स्टर को याद आता है कि यमाटो भी मेरे रडार पर है और मैं इसको भी मारूंगा। एंड यमाटो को बचाने के लिए प्रिंसेस अपने आप को एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म करती है और उस क्रिमिनल को आसानी से मार देती है। तभी प्रिंसेस का गार्ड आकर उस मॉन्स्टर को जड़ से खत्म कर देता है एंड प्रिंसेस अपनी नॉर्मल बॉडी में वापस आ जाती है। और यमाटो को समझ में नहीं आ रहा होता है आखिर वो था क्या जो सब मैंने अभी देखा। उसके बाद उस प्रिंसेस की नींद खुलती है यमाटो के घर पे, जहाँ पे वो सोच रही होती है कि यमाटो ने मेरे साथ कुछ तो गलत किया है। और वो यमाटो को बोलती है कि तुमने आखिर क्या देखा। जिसके बाद यमाटो उससे रात की बात पूछता है, जिसमें वो प्रिंसेस बताती है कि उसका दिमाग किसी ने कंट्रोल कर चुका था और उसकी बॉडी बिल्कुल भी उसके काबू में नहीं थी। इसके बाद यमाटो भी उसको एलियंस के बारे में बताता है और वो यमाटो को बताती है कि एलियन में से किसी एक ने उसको काबू में कर लिया था, इसलिए उसने यमाटो के साथ मिलकर उस छुपे हुए एलियंस की खोज करने का फैसला लिया। इसी बीच मनामी चाहती थी कि कमांड सेंटर कुछ न कुछ करे ताकि वो अपने शहर को अंडरग्राउंड से ऊपर लाए। एंड इस तरफ करली बालों वाला लड़का पुल में खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है। तभी जुन का दोस्त आके उसको बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए बट तुमको यहाँ से नीचे नहीं कूदना चाहिए। तभी वो उसकी बात को टोकते हुए बोलता है कि अब से मैं नदी में कूड़ा नहीं डालूंगा। तभी वो देखता है कि एक कुत्ता पानी में डूब रहा है एंड उसको बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। जब वो बाहर आता है तो वो लड़की उसे बोलती है कि तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो क्योंकि डॉग्स तो नदी में आराम से तैर सकते हैं। तभी वो बंदा बोलता है शायद ये घायल है इसलिए ये तैर नहीं पा रहा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमको यमाटो और असुना दिखाए जाते हैं जो कि उन दो एलियन को ढूंढ रहे होते हैं जिनने असुना को कंट्रोल किया था। एंड असुना को उनकी जगह पता थी जब वो पोजेस थी और फिर वो सोचती है कि अगर मैं वहाँ चली गई तो वो यमाटो को मार देंगे, लेकिन फिर भी असुना यमाटो को उसी होटल में ले जाती है जहाँ पे वो थी। लेकिन तभी हम देखते हैं क्योका भी छुपके से उनका पीछा कर रही होती है और वो सोचती है यमाटो और असुना पक्का रिलेशनशिप में है। अंदर जाके जब यमाटो उनसे पूछता है वहाँ के गेस्ट के बारे में, तब जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो मना कर देती है अपने गेस्ट के बारे में बताने के लिए। जिसके बाद यमाटो तो ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, बट तभी असुना उसको बताती है कि शायद से वो यहाँ से निकल गए हैं। एंड उसको याद आता है जब वो सो के उठती है तो उसको वही बॉडीगार्ड दिखता है अपने कमरे में। देन यमाटो बोलता है कि मेरे को अब जाना होगा, मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ। इस तरह बुकवॉर्म न्यू के रोबोट को और भी बेहतर बनाने के लिए हेल्प करता है। एंड तभी मिनामी उसको अपनी टीम में ज्वाइन होने के लिए इन्विटेशन देती है, जिसको सुनकर बुक रूम बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उसी टाइम जो करली बालों वाला बंदा होता है वो जुन के दोस्त के साथ चला जाता है और उसका दोस्त उसको सेल्फ डिफेंस सिखा रहा होता है ताकि वो अपने आप को बुली होने से प्रोटेक्ट कर सके। रोबोटिक मेमोरी के कारण उसने ये सब बहुत ही जल्दी सीख लिया था। उसके बाद जुन की दोस्त उस बंदे पे एक जोरदार किक मारती है एंड वो दूर जाके गिरता है। देन वो उसके सामने रिवील करता है कि मैं एक रोबोट हूँ एंड वो उसको समझाता है कि मेरे को कुछ ह्यूमन की हेल्प करने के लिए बनाया गया है, लेकिन ह्यूमन ही मेरे को सबसे ज्यादा बुली करते थे और मैं उनको कुछ नहीं बोलता था। एंड वो बताता है कि मैं बहुत अकेला महसूस करता था और उसको अपनी लाइफ में किसी दोस्त की भी जरूरत नहीं थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे 3 बंदों की एंट्री होती है एंड वो उस रोबोट को अपने साथ चलने को बोलते हैं ताकि वो उसको डिस्ट्रॉय कर सके। एंड वो रोबोट ये सुनने के बाद उनके साथ चलने का फैसला करता है, बट तभी जुन की दोस्त उनको बताती है कि इसके अंदर एक ह्यूमन से भी ज्यादा प्यार है। एंड वो तीनों बंदों को मार कर वहाँ से भाग जाते हैं। मिनामी भी ये सब देख रही होती है और उन दोनों की हेल्प करने का फैसला करती है, उन दोनों को पायलट बनाकर। उसी बीच जुन भी अपने पास्ट को सोच रही होती है एंड फिर वो कमांडर के पास जाती है और उसको बोलती है कि मेरे को भी रियल कॉम्बैट में जाना है। इसके बाद कमांडर उसको साफ इनकार कर देता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार और वीडियो को लाइक भी।